सबसे पहले एंगल ग्रेंगर जो है हमारे पास मेथड या ऑगमेंटेड एंगल ग्रेंगर जो मेथड है, उससे पहले हम जो है वो देखते हैं कि को-इंटीग्रेशन होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि को-इंटीग्रेशन जो है उसकी एनालिसिस के लिए जो है ना वो कैसे एंगल ग्रेंगर टेस्ट जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। देखें लास्ट हमने जो है ना वो पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 सीरीज़ जो हैं वो नॉन स्टेशनरी होती हैं और उनमें यूनिट रूट प्रॉब्लम जो है ना वो एग्ज़िस्ट करता है और हम उनको जब रिग्रेस करते हैं या एक हमारी यूनिट रूट प्रॉब्लम वाली जो सीरीज़ होती है उसको दूसरी यूनिट रूट वाली सीरीज़ पे जब हम रिग्रेस करते हैं या रिग्रेशन रन करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक बड़ा चांस होता है कि वो स्पोरियस रिग्रेशन जो है ना वो हमारा निकलेगा। जैसे कि आप कह लो फ़र्ज़ करें कि बुक में भी एक एग्ज़ाम्पल हमें दी हुई है गुजराती के अंदर सर ने भी करवाई थी कि हमारे पास लॉग ऑफ जो हमारे पास पर्सनल कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं ये हमारे पास एक मॉडल दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लॉग ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम प्लस एरर टर्म जो है। तो इसमें लास्ट हमने इन डिटेल जो है ना इस मॉडल को डिस्कस किया और उसमें हमने देखा था कि हमारा जो ये एलपीसीई है या आप इसको कह लें जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं और इसी तरह से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है ये दोनों हमारे पास जो है ना वो यूनिट रूट प्रॉब्लम की हामिल जो है ना वो सीरीज हैं यानी ये दोनों नॉन स्टेशनरी और हमने देखा था कि इसका जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन था हमारे पास तो ये दोनों जो थी यानी पीसीई और इसी तरह से जो डीपीआई थी ये हमारे पास इंटीग्रेटेड एट वन यानी इसका फर्स्ट डिफरेंस हमने लिया था तो उसके बाद ये दोनों जो है ना वो हमारी सीरीज जो है ना वो स्टेशनरी हुई थी। तो एक्चुअली ये दोनों सीरीज जो हैं ये हमारे पास जो है ना वो नॉन स्टेशनरी जो है ना वो सीरीज कहलाती हैं। तो यहाँ पे जब हम एलपीसीई का रिग्रेशन रन करते हैं एलडीपीआई के ऊपर या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के ऊपर तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो रिग्रेशन जो है ना वो एक स्पोरियस रिग्रेशन जो है ना वो कहलाएगा। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी के हवाले से कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रिलेशनशिप जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हों और अगरचे हमारी दोनों सीरीज़ जो है वो नॉन स्टेशनरी ही क्यों ना हो, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो स्टेशनैरिटी जो है ना वो आप कह लें कि ज़्यादा मैटर ना करे या आप कह लें कि वो स्पूरियस रिग्रेशन ना हो। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर ये होता है कि हम जो हमारी एरर टर्म यहाँ पे होती है, इस एरर टर्म को जो है ना वो एस्टिमेट करते हैं। अगर तो ये एरर टर्म जो है, ये हमारे पास स्टेशनरी आ जाती है, यानी एक तो ये था ना कि इसको हमने रन किया, फिर उसके बाद हम जो एस्टिमेटेड एरर टर्म होती है, उसको जब हम देखते हैं, तो वो हमारे पास स्टेशनरी जो है ना वो बन जाती है। तो जब हमारे पास जो एरर टर्म होती है वो स्टेशनरी होती है एट इंटीग्रेटेड लेवल 0 यानी लेवल पे जो है ना वो हमारे पास जब वो स्टेशनरी हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये एक हमारे पास यूनिक रिजल्ट आ जाता है और हमारा जो रिग्रेशन होगा वो स्पोरियस रिग्रेशन नहीं होगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं जैसे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और जो इसी तरह से आपके डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, ये को-इंटीग्रेट जो है ना वो कर रहे होते हैं, यानी को-इंटीग्रेशन इनके दरमियान एग्जिस्ट जो है ना वो कर रही होती है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन जो है ना वो को-इंटीग्रेशन की देखें, तो 2 वेरिएबल्स विल बी को-इंटीग्रेटेड इफ दे हैव अ लॉन्ग टर्म और इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों, तो वो 2 वेरिएबल्स जो हैं उस वक़्त को-इंटीग्रेट करेंगे जब उनके दरमियान जो है वो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप जो है ना वो एग्ज़िस्ट करेगा। और किस वक़्त वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट करेगा जब हमारे पास जो एरर टर्म होती है वो स्टेशनरी होती है या आप उसको कह लें कि उसमें नॉन स्टेशनरी का प्रॉब्लम जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास हमारे मॉडल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं या जो सीरीज उसकी दी हुई हैं जैसे कि हमारे पास पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं या डीपीआई जो है तो ये अगर नॉन स्टेशनरी है तो फिर मतलब हमारी एरर टर्म जो स्टेशनरी कैसे होगी। अब देखें हमें पता है कि आप कह लो कि हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारी इनकम पे ही डिपेंड करते हैं। हमारा मशहूर एक जो है ना वो कंजम्पशन फंक्शन है। अब साफ ज़ाहिर है एरर में अगर हम देखें तो एरर में हमारे पास जो है ना वो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को जो है ना वो अफेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं।
यहाँ पे एक्चुअली होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है, जिसको हम स्ट्रक्चरल ब्रेक कहते होते हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ना वो कहते होते हैं। तो बाज़ दफ़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हमें बज़ाहिर जब हम रिग्रेशन रन करते हैं तो हमें यूँ लगता है, यानी एक हम जो नॉन स्टेशनरी सीरीज़ होती है उसको दूसरी नॉन स्टेशनरी सीरीज़ पे जब हम रिग्रेस करते हैं, तो बज़ाहिर हमें यूँ लगता है कि इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप जो है ना वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम उसकी एरर टर्म को एस्टिमेट करने के बाद उसको सॉरी एरर टर्म एस्टिमेटेड जो एरर टर्म होती है, जब उसकी स्टेशनैरिटी चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एरर टर्म जो है ना वो स्टेशनरी है। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान एक आप कह लें कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप भी जो है ना वो कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है को इंटीग्रेशन को टेस्ट कैसे करेंगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मॉडल है वो स्पोरियस नहीं है बल्कि वो को इंटीग्रेटेड मॉडल है, या उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान को इंटीग्रेशन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इकोनोमेट्रिक लिटरेचर के अंदर हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत से जो है ना वो टेस्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे पास एंगल ग्रेंगर और ऑगमेंटेड एंगल ग्रेंगर टेस्ट जो हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो डिकी फुलर और ऑगमेंटेड डिकी फुलर है, प्रोसीजर इसका ऑलमोस्ट वही होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस इनमें आ जाता है, वो डिफरेंस ये आता है कि जब हम रेसिजुअल यानी पहले सबसे पहले जब हम एस्टिमेट करते हैं, रिग्रेशन रन करते हैं, और उसके बाद हम रेसिजुअल को जो है ना वो ऑब्टेन करते हैं, फिर हम डिकी फुलर ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट जो है ना वो अप्लाई जो है ना वो करते हैं। तो उसमें सिंपल ये होता है कि हम जो सिग्निफिकेंस होता है उसको चेक करने के लिए जो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, वो डिकी फुलर और ऑगमेंटेड डिकी फुलर की जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट हमारे पास जो है ना वो क्रिटिकल वैल्यूज नहीं होती, बल्कि उसके लिए फिर एंगल ग्रेंगर ने जो है एक टेबल जो है ना वो ड्रॉ किया था। आई थिंक इसका जो सन है 1986 आई थिंक शायद बनता है, वो मैं देख लेता हूँ। तो मतलब 90s में ही शायद है। तो उन्होंने जो है ना वो एक टेबल जो है ना वो क्रिटिकल वैल्यूज़ का जो है ना वो बनाया था, जो कि को-इंटीग्रेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसमें जो प्रोसीजर है, वी हैव टू फॉलो द टू स्टेप प्रोसीजर, यानी एंगल ग्रेंगर जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें टू स्टेप प्रोसीजर जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ता है। अब वो जो हमारे पास टू स्टेप एक प्रोसीजर होता है, उसमें सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उसके अंदर जो है वो एस्टिमेट, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉडल है, वही मॉडल जो पीछे मैंने अभी जो है ना वो बयान किया था, कि हमारे पास जो पर कैपिटा सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम इसको रिग्रेस करते हैं, यानी ये जो मॉडल हमारा होगा हम इस मॉडल को जो है ना वो रिग्रेस करेंगे, और रिग्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उससे जो रेजिजुअल होगा उसको ऑब्टेन करेंगे, यानी रेजिजुअल जो है उसको जो है ना वो हम लेंगे, और फिर उस रेजिजुअल का जो हमारा एस्टिमेटेड बीटा होगा, यानी ये हमारे पास जो बीटा टू हैट की वैल्यू है, जिसको को इंटीग्रेटेड पैरामीटर भी जो है ना वो कहा जाता है, हम इसकी वैल्यू की जो है ना वो चेक करेंगे कि आया वो सिग्निफिकेंट है या जो है ना वो नहीं है। तो यानी ये हमने चेक करना होता है कि अगर ये सिग्निफिकेंट है, वही प्रोसीजर जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे इसको जो है ना वो चेक करने के लिए, जो लास्ट हमने डिकी फुलर में जो है ना वो किया था। सिंपल क्या होगा कि जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी वो डिफर करेंगी, वो उसके लिए मैंगल ग्रेंगर का जो टेबल होगा उसको जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो अगर तो हमारा म्यूटी हैट जो है, यानी एस्टिमेटेड एरर टर्म जो है ना वो स्टेशनरी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दो वेरिएबल्स के दरमियान। और अगर ये नॉन स्टेशनरी हो जाती है, तो इसको स्टेशनरी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड वेरिएबल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने ऊपर वाले मॉडल के अंदर। यानी अगर आप ऊपर वाला मॉडल देखें तो उस मॉडल में हमारे पास सिंपल वैल्यूज थी, लेकिन जब हम उसमें ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अब देखिए ये एरर टर्म ही है हमारे पास। सिंपल क्या था, ऊपर वाले मॉडल को हमने सॉल्व किया है एरर टर्म के लिए, यानी ये जो हमारे पास मॉडल था, ये देखिए इसमें एरर टर्म इधर ही रहने दी, ये जो दो वेरिएबल्स थे इसको हम लेफ्ट साइड पे ले गए, और साथ ही हमने जो ट्रेंड वेरिएबल है वो भी इसमें जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसी वजह से उसकी सारी जो वैल्यूज है ना वो हमारे पास नेगेटिव हो गई, यानी जो इंटरसेप्ट बीटा वन था वो भी नेगेटिव हो गया, जो टीपीआई था वो भी नेगेटिव। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमने तीसरा एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस करवाया,
जिसको ट्रेंड वेरिएबल का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं y और x जो हैं, अगर वो को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप होगा उसको एरर करेक्शन मॉडल के ज़रिए से जो है ना वो बयान करेंगे। अब एरर करेक्शन मॉडल क्या होता है कि वही ऊपर वाला जो मॉडल है जिसमें हमने ट्रेंड को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो अगर तो हमारे जो एरर टर्म है उसकी वैल्यू या आप उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कह लें, अगर तो वो 0 के इक्वल नहीं होती, यानी हमारी एरर टर्म जो है ये वाली हमारी जो एरर टर्म है ये वाली जो है, अगर ये हमारे पास जो है ना वो नॉन ज़ीरो होती यानी ज़ीरो नहीं होती, यानी अगर आप देखें तो हमारी जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, एक तो ये डिपेंड कर रहे हैं डीपीआई के ऊपर और दूसरे डिपेंड कर रहे हैं हमारी एरर टर्म के ऊपर। अगर एरर टर्म जो है ना वो हमारी नॉन ज़ीरो होती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो मॉडल होगा वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अब कैसे आउट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा? अब देखें एरर टर्म की जो लैग वैल्यू है वो 0 कर दें प्लीज। हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सैरिश क्या हाल है? भाई आप कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। लगता है आप अभी एंटर हुए हो। अच्छा, अब यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि अगर एरर टर्म ज़ीरो नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि या तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है या फिर वो इक्वल टू लेस दैन ज़ीरो हो सकता है। अगर हमारा जो पीसीई है वो 0 के इक्वल है और एरर टर्म पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी जब हम इसका 1 लैग लेंगे तो हमारे अबव इक्विलिब्रियम को जो है ना वो ज़ाहिर करेगी। जब ये अबव इक्विलिब्रियम को ज़ाहिर करेगी तो जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो अल्फा 2 की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। जब अल्फा 2 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो एरर करेक्शन मॉडल है उसके तहत हमारी आप कह लें कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसकी तरफ जो है ना वो हम मूव करना जो है ना वो शुरू कर देंगे और ये एरर जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा हत्ता कि हमारा एरर जो है ना वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जब वो 0 के इक्वल हो जाएगा इट मीन्स कि हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएँ। और अगर हमारी एरर टर्म की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो फिर इसका अपोज़िट सारा प्रोसीजर होगा। उसमें हमारे एरर टर्म की वैल्यू नेगेटिव होगी, हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो लेस से इक्विलिब्रियम होगा, अल्फा 2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे-जैसे टाइम जो है ना वो बढ़ेगा वैसे-वैसे हम मूव करेंगे अपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ। तो ये था हमारे पास एंगल ग्रेंगर का जो मॉडल था कि एंगल ग्रेंगर के मुताबिक जो है ना वो कैसे को-इंटीग्रेशन जो है ना वो हम चेक करते हैं। यानी उसमें सबसे पहले हम एरर टर्म ऑब्टेन करते हैं, फिर उसके बाद हम रन करते हैं क्या नाम दिया जाता है उसको जो हमारा एरर करेक्शन मॉडल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जॉनसन मॉडल जो है। अब जो हमारा एंगल ग्रेंगर मॉडल है वो बेस करता है बेसिकली हमारे एरर करेक्शन मॉडल के ऊपर। और जो जॉनसन टेक्निक है वो बेस करती है वेक्टर ऑटो कोरिलेशन मेरे ख्याल में शायद है वीएआर यानी वार जो होता है मॉडल उसके ऊपर जो है ना ये बेस करता है। वार स्टैंड्स फॉर वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल सॉरी। तो ये वार जब वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है हमारे पास। अब एंगल ग्रेंगर जो मॉडल है वो आम तौर पे तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसा केस हो कि हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, तो फिर एंगल ग्रेंगर जो होता है वो एक सूटेबल एस्टिमेशन टेक्निक जो है ना वो हमारे पास नहीं होती। तो उस सूरत में हम जो है ना वो जॉनसन टेक्निक जो है ना वो इस्तेमाल करते होते हैं, वो बेस्ट सूटेड होती है इसके लिए। इसकी खूबी ये होती है कि इसमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो एंडोजिनस वेरिएबल्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें एक्स हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई और ज़ी जो हैं वो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। तो इसको जब हम रिग्रेस करेंगे तो ऑल दीज़ आर एंडोजिनस वेरिएबल यानी एक्स, वाई और ज़ी ऑल दीज़ आर एंडोजिनस वेरिएबल। नन ऑफ दीज है इज एक्सोजिनस वेरिएबल।
इसको जब हम रिग्रेस करेंगे तो x को पहले x पे रिग्रेस करेंगे, फिर x को y पे करेंगे, फिर x को z पे करेंगे। इसी तरह से अगर आप y को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएं तो y को y पे करेंगे, फिर y को x पे करेंगे, फिर y को z पे करेंगे। यानी इस पे जो रिग्रेशन होगा वो हम हर एक पे जो है ना वो अप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमें जो है ना वो फॉलो करना पड़ते हैं जोहानसन मॉडल के अंदर, तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास एक स्टेप आता है, ये सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आती है कि टेस्ट द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द वेरिएबल्स, कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो हमने चेक करना होता है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से मुराद ये होता है कि सबसे पहले हम हर वेरिएबल की स्टेशनैरिटी चेक करेंगे। अब जब हम स्टेशनैरिटी चेक करें और उसमें हमें ये पता चले कि हमारा जो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स है या वाई है, एक्स है, वाई है या जी है, और हमें पता लगे कि वो सारे के सारे जो है ना वो नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उन नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स को स्टेशनरी करने के लिए हम कितना जो है ना वो डिफरेंस लेंगे, तो वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो देखते होते हैं वेरिएबल्स का। और कल भी हमने देखा था कि जो हमारे पास मोस्टली इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास जो है ना वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 1 पे जो है ना वो स्टेशनरी हो जाते हैं। यानी अगर नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स हैं तो अगर हम उसका फर्स्ट आप कह लें कि डिफरेंस लेते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन उसका फर्स्ट लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना वो स्टेशनरी हो जाते हैं। तो जब ये स्टेशनरी हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टास्क होगा हमारा कि सेट ऑप्टिमल लैग लेंथ वैल्यू, कि हमने ऑप्टिमल लैग लेंथ वैल्यू जो है वो जो है ना वो सेट करनी होती है। अब उसमें आमतौर पे लैग लेंथ जो है ना 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो उसके लिए आमतौर पे सॉफ्टवेयर जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ऑप्टिमल वैल्यू जो है ना वो हमारी कौन सी होगी। फिर उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडल रिगार्डिंग द डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट इन द मल्टीवेरिएट सिस्टम। आमतौर पे एप्रोप्रिएट मॉडल की जब हम बात करते हैं तो अवेलेबल हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं वो 5 होते हैं, यानी 5 मॉडल हमारे पास दिए गए होते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट और फिफ्थ हमारे पास मॉडल है, ये दोनों अनरियलिस्टिक मॉडल होते हैं जिनको हम जॉनसन के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते। तो पीछे हमारे पास जो मॉडल बचते हैं वो 3 बचते हैं, यानी दूसरा मॉडल बच जाता है, इसी तरह से तीसरा मॉडल बच जाता है और चौथा मॉडल बच जाता है। तो इन तीनों में से कोई एक मॉडल जो है ना वो हम इस्तेमाल जो है ना वो करते होते हैं, जो हमारा लॉन्ग रन रिलेशनशिप होता है उसको जो है ना वो डिटरमिन करने के लिए, उसको जो है ना वो जज करने के लिए। उसके बाद इसका जो चौथा हमारे पास एक आप कह लें कि स्टेप बनता है, वो वो स्टेप है कि डिटरमिन ऑफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको डिटरमिन करना होता है कि रैंक जो है ना वो मैट्रिक्स का क्या होगा जो हम जो है ना वो बनाएंगे। तो इसके लिए दो जो है ना वो आप कह लें कि हमारे पास होती हैं, क्या कहते हैं, मॉडल्स आप चलें इसको कह लें कि एक मैक्सिमम मीडियन वैल्यू को हम देखते हैं, दूसरा ट्रेस टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं रैंक की जो है ना वो डिटर्मिनेशन के लिए। पहला मैक्सिमम मीडियन वैल्यू है, फिर दूसरा ट्रेस टेस्ट है। उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना वो बनाएंगे। अब नल हाइपोथेसिस सिंपल हमारा बनेगा कि r इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे अगर हम इसका नल हाइपोथेसिस बनाएं तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो बनेगा कि r इज इक्वल टू 0। अब r इज इक्वल टू 0 से क्या मुराद है? r बेसिकली जो है वो हमारे नंबर ऑफ को इंटीग्रेटेड वेक्टर को जो है ना वो जाहिर कर रहा होता है, यानी हमारे जो नंबर ऑफ को इंटीग्रेटेड वेक्टर्स हैं वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि देयर इज नो को इंटीग्रेटिंग वेक्टर या नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप, यानी r इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं x, y और z, उनके दरमियान कोई लॉन्ग रन रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है जब हम r इज इक्वल टू 0 जो है ना वो रखते हैं नल हाइपोथेसिस के तौर पे। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल सी बात है, वो ये होगा कि r इज ग्रेटर देन 0, यानी H1, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि r इज ग्रेटर देन 0।
तो अगर r इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जिस्ट करता है इन वेरिएबल्स के दरमियान। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चूंकि डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है यानी ग्रेटर देन का साइन है इसके साथ, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो जॉनसन मॉडल होता है ये वो क्या कहते होते हैं, वन टेल टेस्ट। तो ये वन टेल टेस्ट को जो है ना वो जाहिर कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट कब करेंगे और एच नॉट को रिजेक्ट कब करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए दो, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास टेस्ट होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं कि या तो फिर हम अप्लाई कर लें जो हमारे पास ईजन वैल्यू है वो वाला प्रोसेस ईजन वैल्यू का अडॉप्ट कर लें, या फिर जो ट्रेस टेस्ट होता है उसको जो है ना वो हम इस्तेमाल कर लें। हम इन दोनों में से किसी एक को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर ईजन वैल्यू को करना है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईजन वैल्यू की ईजन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसकी कैलकुलेटेड जो है ना वो वैल्यू हम ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उसको देखेंगे। अगर तो ईजन वैल्यू कैलकुलेटेड जो है, जो हम खुद कैलकुलेट करेंगे, अगर तो वो ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वैल्यू, यानी जो क्रिटिकल वैल्यू टेबल वैल्यू कहलाएगी, यानी अगर तो ईजन वैल्यू की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है अगर वो इसकी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कि हम एच नॉट जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब एच नॉट रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था कि देयर एग्जिस्ट लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। इसका मतलब है कोई इंटीग्रेशन इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है ईजन टेस्ट की, या ईजन कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो लेस देन हो जाती है हमारी जो टेबल वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू है, तो फिर हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी इसका मतलब है फिर कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेम प्रोसीजर हम टी यानी ट्रेस टेस्ट के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, सेम टू सेम, कि ट्रेस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको उसकी एम्पिरिकल वैल्यू के साथ जो है ना वो कंपेयर करेंगे, और सिंपल सा हमारे पास इसका टूल होगा कि अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू यानी जो हम खुद कैलकुलेट करेंगे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए, अगर वो ज्यादा आ जाती है और एम्पिरिकल यानी टेबल वैल्यू कम आ जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एच नॉट को हम एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे ना, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं। तो अगर तो टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी क्रिटिकल, तो फिर इसका मतलब है वी आर गोइंग टू रिजेक्ट एच नॉट और we will accept H1, यानी there exist long run equilibrium relationship between these variables। लेकिन अगर हमारी कैलकुलेटेड ट्रेस वैल्यू कम आ जाती है हमारी क्रिटिकल वैल्यू से, तो फिर इसका मतलब है कि कोई हमारा जो है ना वो एग्जिस्ट इसमें वो नहीं जो है ना वो कर रहे होते। फिर उसके बाद जो पांचवी और छठी हमारे पास प्रोसीजर होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। इनको आपकी अपनी मर्जी है, चाहें तो इसको जो है ना वो कर लें और चाहे तो आप इसको जो है ना वो एक्सेप्ट जो है ना वो ना करें। तो इसके अलावा अगर हम देखें, अकैक है, ये क्या नाम है, अकैक और शवाज की वैल्यू मिनिमम होगी। यानी आपने पहले लैग 4 लिया, फिर आपने लैग 3 लिया, फिर आपने लैग 2 लिया, फिर आपने लैग 1 लिया, तो उसमें से ऑप्टिमल वैल्यू आपकी क्या होगी कि जिसके ऊपर अकैक और शवाज की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। यानी आप नोट करेंगे ना, आप पहले लैग 4 लेंगे, उस लैग 4 पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लैग हमने 4 लिया और उस 4 लैग के ऊपर जो है वो पहले दोनों चले, पहले मैं अकेक की वैल्यू देख लेता हूँ। तो लैग 4 के ऊपर हमारे पास की वैल्यू थी, वो थी -1.8 मिसाल के तौर पे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लैग 3 लिया और लैग 3 के ऊपर इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1.85। फिर हमने लैग को मजीद कम किया और उस लैग को कम करके हमने कर दिया 2। ठीक है जी, ये ऑप्टिमल लैग वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब लैग 2 लिया हमने तो हमारे पास वैल्यू बन गई -1.7 मिसाल के तौर पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट लैग लिया तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो बनी -1.9। अब इनमें से लोएस्ट वन कौन सी है, इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? -1.9। -1.9। इट मीन्स कि हमारा जो 1 लैग होगा ये हमारे पास ऑप्टिमल लैग जो है ना वो कहलाएगा।
ठीक है। इसी तरह से आपकी अपनी मर्जी, अब मैंने यहाँ पे केक को जो है ना वो कंसीडर किया है, आप शवाज को कंसीडर कर सकते हैं। बस उसकी वैल्यूज आप नोट करते चले जाएं, उसमें से जो मिनिमम आएगी वो हमारे पास जो है ना वो ऑप्टिमम जो लैग लेंथ होगी वो हमारे पास जो है ना आ जाएगी। ठीक है जी।